दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच में मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। गांधी जी का चर्चित कथन देखते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। यानी हमारी सोच का हमारे व्यक्तित्व पर खासा असर होता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करें। ब्रह्मास्त्र बैच में हम बंगाल, मैसूर, हैदराबाद, अवध, पंजाब ये रीजनल पावर्स कैसे खुद को स्वतंत्र घोषित करते हैं, इसके बारे में हमने देखा था। आज की हमारी प्रमुख टॉपिक होगी मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत हम उसका मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास दोनों पढ़ेंगे। मध्यकाल के दौरान 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक और 1713 में पेशवा पद आता है। मध्यकाल में मराठा साम्राज्य के हेड को छत्रपति कहा जाता था। आधुनिक काल 1713 से लेकर के 1818 तक यह पेशवा युग कहा जाता है। कई रीजनल पावर्स थे भारत में, जैसे कि दिल्ली में मुगल का शासन था। पंजाब, अवध, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर ये खुद को स्वतंत्र कर चुके थे। अब हम देखते हैं मराठा के बारे में कि मराठा खुद को कैसे स्वतंत्र करते हैं। यदि मैप के द्वारा समझा जाए तो ताप्ती नदी से लेकर के गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता था। कोंकण तट के निवासी मराठी भाषा बोलते थे, इसलिए यहाँ के निवासियों को मराठा कहा जाने लगा। पिछली वीडियो में हमने देखा था बहमनी साम्राज्य, जिसके 2 राज्य थे, बीजापुर और गोलकुंडा। यह 2 भागों में बटा हुआ था, जिसमें कि बीजापुर पावरफुल था और इसका शासन चलता था। इस बीजापुर पर मराठा अपना अधिकार करना चाहते थे और दिल्ली में मुगल भी अपना अधिकार बीजापुर पर जमाना चाहते थे, जिससे कि उनका क्षेत्र का विस्तार हो सके। इस तट को पश्चिमी घाट कहा जाता था, याद रखेंगे। यहाँ के तट को पश्चिमी तट और बसे हुए घाटों को पश्चिमी घाट कहा जाता था। बीजापुर के बारे में बात करें तो यहाँ कृषि संभावना बेहद कम थी और लैंड रेवेन्यू 0 था। कोई भी लैंड रेवेन्यू नहीं प्राप्त होता था कृषि भूमि उपजाऊ न होने के कारण। तो इनका प्राथमिकता था सर्विस या सेवा करना। ये अपना सेवा के क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ाना चाहते थे, जिससे कि इन्हें मजबूती प्राप्त हो सके और इस सैन्य सेवा के बल पर ये पड़ोसी राज्यों से टैक्स वसूल सके। इन्होंने अपना सैन्य सेवा को मजबूत किया और पड़ोसी राज्यों से टैक्स वसूल करने लगे। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले छत्रपति शिवाजी के बारे में। छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में। महाराष्ट्र सरकार इनके जन्म को 19 फरवरी 1630 मानती है, इसलिए यही सही होगा। जन्म स्थान इनका था शिवनेर दुर्ग, पूना। पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। इनके संरक्षक का नाम था दादा कोंडदेव। इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम था गुरु रामदास, याद रखेंगे। बीजापुर पर मराठा, जो कि शिवाजी अपना विस्तार करना चाहते थे बीजापुर पर, और दिल्ली में मुगल का शासन था, जो कि अपना दक्षिणी विस्तार करना चाहते थे बीजापुर को। जब तक ये हराते नहीं तब तक इनका विस्तार नहीं हो पाता। तो मराठा और मुगल दोनों का संघर्ष था बीजापुर से। इसे त्रिपक्षीय युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये युद्ध दिल्ली और बीजापुर के बीच हुआ। फिर बीजापुर और शिवाजी के मध्य था, शिवाजी और दिल्ली के मध्य, ये इसलिए इसे त्रिकोणीय युद्ध कहा जाता है। शिवाजी का प्रारंभिक अभियान देखते हैं। 1643 ईस्वी में शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला जीत लिया बीजापुर से। पुरंदर किला भी जीत लिया।
1656 में जावली किला भी जीत लिया शिवाजी ने। 1665 में पुरंदर की संधि होती है। औरंगजेब शाइस्ता खां को भेजता है शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन वह असफल होता है और शिवाजी को मार नहीं पाता है। तो फिर इनके बीच 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है। यह संधि मुगल और मराठा के बीच थी। मुगल की तरफ से कछवाह वंश के आमेर शासक जय सिंह थे और मराठा की तरफ से शिवाजी महाराज। इनके बीच होती है पुरंदर की संधि और इस संधि के प्रमुख बिंदु थे, शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिए, जिससे कि इनकी मां बेहद नाराज हुई। दूसरा था प्रमुख बिंदु, संभाजी को 5000 की मनसबदारी प्रदान की गई मुगलों के द्वारा। तीसरा था मुगलों का बीजापुर के खिलाफ युद्ध में नेतृत्व शिवाजी करेंगे। मुगल और शिवाजी का आपस में कहना था कि हमारा तो संघर्ष बीजापुर से है, तो क्यों ना हम एक साथ हो जाएं। इसलिए मुगलों का बीजापुर के खिलाफ युद्ध में नेतृत्व शिवाजी करेंगे। यह संधि हुई। औरंगजेब के दरबार में शिवाजी को बुलाया जाता है। जब शिवाजी जाते हैं तो उनका अपमान किया जाता है औरंगजेब के द्वारा, जिसके कारण वो विद्रोह कर देते हैं दरबार में। इस कारण से औरंगजेब शिवाजी को नज़रबंद करवा देता है आगरा के किले में। फिर काफ़ी संघर्ष के बाद शिवाजी को बाहर निकाला जाता है। शिवाजी के बाहर आने पर 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो ये रायगढ़ के किले में हुआ। पंडित कौन थे? पंडित थे काशी के गंगा भट्ट। राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है और शिवाजी के द्वारा हिंदुओं की रक्षा करने का वचन लिया जाता है। शिवाजी राजा के स्थान पर इनके नाम के आगे छत्रपति शिवाजी महाराज लगने लगा। अब राज्य के संचालन के लिए आर्थिक संचालन हेतु कोई लैंड रेवेन्यू तो प्राप्त नहीं होता था, इसलिए टैक्स वसूला जाने लगा और ये दो प्रकार के टैक्स लगाए गए। एक टैक्स था चौथ और दूसरे का नाम था सरदेशमुखी। चौथ कर यह कर का 1/4 भाग था, जो कि विभिन्न राजाओं को, जैसे कि मराठा के अंतर्गत कई राज्य थे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ इत्यादि ऐसे कई राजा थे। तो चौथ कर का 1/4 भाग विभिन्न राजाओं के पास जाने लगा और सरदेशमुखी जो कि कर का 1/10 भाग था, यह छत्रपति के नाम पर टैक्स वसूला जाने लगा। पड़ोसी राज्यों से टैक्स वसूला जाता था ये कह करके कि वह उनकी सुरक्षा करेंगे, जिसके कारण उनके पड़ोसी उनसे खासा नाराज रहते थे। और इसका नकारात्मक बिंदु ये रहा, चौथ कर और सरदेशमुखी ने मराठाओं के पड़ोसियों को शत्रु बना दिया टैक्स देने के कारण। और पानीपत का तृतीय युद्ध में इनका हारने का प्रमुख कारण भी ये टैक्स लेना ही रहा अपने पड़ोसियों से। छत्रपति शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे, याद रखेंगे। जिस प्रकार से अष्टदिग्गज थे कृष्णदेव राय के दरबार में, उसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे प्रमुख पद इसमें होता था पेशवा, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। सुमंत थे, विदेशी मामले ये देखते थे। फिर अमस्य थे, जो कि अर्थ, धन और वित्त को देख रेख करते थे। सरे नौबत थे, ये सेनापति का पद था। न्यायाधीश थे, जो कि न्यायपालिका को देखते थे। पंडित राव थे, ये अनुदान या ग्रांट को देखते थे। फिर वाक्यान्वी थे, जो कि दरबारी कामकाज को संभालते थे। और चिटनीस का पद था, जो कि राजकीय पत्र व्यवहार की देखरेख करता था। शिवाजी का कार्यकाल 1674 से 1680 के बीच रहा। फिर इनके पुत्र का कार्यकाल शुरू होता है संभाजी का। संभाजी ने रायगढ़ राजधानी बनाई और इनका कार्यकाल 1680 से लेकर के 1689 तक रहता है। उस वक्त मुगल सम्राट था औरंगजेब। औरंगजेब मुबारिस खां को भेजता है संभाजी की हत्या करने के लिए और मुबारिस खां संभाजी की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद संभाजी के
पुत्र को जो कि जिसका नाम साहू था, इसे मुगल अपने साथ लेके चले जाते हैं। संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम, जो कि संभाजी का भाई था और शिवाजी का पुत्र था, तो राजा राम शासक बनता है, लेकिन यह गद्दी पर न बैठने वाला शासक है। 1689 से लेकर के 1700 तक इसका कार्यकाल होता है राजा राम का। राजा राम का पुत्र शिवाजी सेकेंड आता है। इसका कार्यकाल 1700 से 1707 तक रहता है। यह गद्दी पर बैठता है, लेकिन यह अल्पवयस्क, इसलिए यानी कि इसकी उम्र बेहद ही कम थी। तो इनकी संरक्षक थी माँ ताराबाई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल में बहादुर शाह फर्स्ट था, जिसकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा थी। जब यह मुगल सम्राट बनता है तो यह साहू जी को रिहा कर देता है। साहू जी रिहा होते हैं तो ये आते हैं। इनका कहना होता है कि छत्रपति की मराठा साम्राज्य का हकदार मैं हूँ, इसलिए साहू जी युद्ध कर देते हैं। खेड़ा का युद्ध लड़ा जाता है 1707 में साहू जी और ताराबाई के बीच। ताराबाई याद रखेंगे, यह शिवाजी सेकेंड की माँ थी। ये भतीजा और चाची के बीच में युद्ध होता है, जिसमें कि साहू जी विजयी होते हैं और शासक बनते हैं छत्रपति साहू जी। इनका कार्यकाल शुरू होता है 1707 से 1748 तक। छत्रपति साहू जी के समय यह पेशवा का निर्माण करते हैं। पेशवा बनता है बालाजी विश्वनाथ। यह पेशवा पद पर बेहद ही योग्य शासक था। 1713 ईस्वी में पेशवा पद आता है, जिसमें कि बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया जाता है छत्रपति साहू जी के द्वारा, याद रखेंगे। 1719 में दिल्ली समझौता होता है, जिसे मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहते हैं। यह मुगल और मराठाओं के बीच दिल्ली समझौता होगा। इस समझौते के दौरान कहा गया मुगलों को 10 लाख सालाना और 10,000 घुड़सवार मराठा देंगे, मुगल को देंगे, याद रखेंगे। 10 लाख सालाना और 10 लाख घुड़सवार। दूसरा समझौता हुआ मुगल दक्षिण भारत में चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार मराठाओं को देंगे। पेशवा पद वंशानुगत हो जाता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला पद हो जाता है पेशवा पद। इसमें आते हैं बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट 1720 से लेकर के 1740 तक इनका कार्यकाल होता है। ये पेशवा बनते हैं। बाजीराव फर्स्ट मराठा राज्य को मराठा साम्राज्य बना देते हैं, यानी इसका विस्तार करते हैं। बाजीराव फर्स्ट गुरिल्ला या छापामार युद्ध में सेकेंड शक्तिशाली पेशवा बना और प्रथम शक्तिशाली थे गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी। बाजीराव फर्स्ट बुंदेलखंड जाता है और मस्तानी नामक नृत्यांगना से मिलता है। आपने फिल्म देखी होगी बाजीराव मस्तानी, यह उसी पर आधारित फिल्म है। फिर आगे शासन आता है बालाजी बाजीराव का, जो कि उनका पुत्र था। 1740 से लेकर के 61 तक का कार्यकाल बालाजी बाजीराव का रहा। इसने सर्वाधिक मराठा का विस्तार किया। मराठा अपना विस्तार करना चाहते थे। आगे एक स्थान था पानीपत, यह मैदानी क्षेत्र था। अहमद शाह अब्दाली भी अटैक कर रहा था बार बार, लेकिन इसका उद्देश्य शासन करना नहीं बल्कि धन को लूटना था। मराठा साम्राज्य के बालाजी बाजीराव ये लोग गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे, लेकिन इन्होंने युद्ध पानीपत जो कि 1761 में हुआ खुले मैदान में लड़ा, जिसके कारण ये हार जाते हैं। और इनका हारने का प्रमुख कारण इनके पड़ोसी थे, जो कि इनके दुश्मन बने थे। टैक्स वसूलने के कारण इनके पड़ोसी इनसे नाराज थे। इंदौर के होलकर थे, ग्वालियर से सिंधिया थे, पूना से पेशवा थे, बड़ोदरा से गायकवाड़ थे और नागपुर से भोसले थे। इन्होंने इन मराठाओं का साथ नहीं दिया।
1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। बालाजी बाजीराव पेशवा थे उस वक्त और इसका नेतृत्व इनके पुत्र विश्वास राव कर रहे थे। वास्तविक नेतृत्व थे सदाशिव राव। वास्तविक नेतृत्व सदाशिव राव थे। मृत्यु हो जाती है इनके पुत्र की। यह सुनकर इन्हें कहा जाता है कि मोतियों की माला टूट चुकी है। यह सुनकर बालाजी राव की भी डेथ हो जाती है उस वक्त। उसके बाद एक शासक आता है माधव राव, जो कि योग्य था लेकिन इसका कार्यकाल लंबा नहीं चल सका। बीमारी हो जाती है जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। माधव राव के बाद उसका भाई नारायण राव था और उसके चाचा थे रघुनाथ राव, जो कि ये भी सत्ता में आना चाहते थे लेकिन सत्ता मिली नारायण राव को। इसके चाचा रघुनाथ राव यह अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं और मराठा में एंट्री करवा देते हैं अंग्रेजों का। नारायण राव के बाद सत्ता मिली बाजीराव सेकंड को। बाजीराव सेकंड के समय ही आंग्ल मराठा युद्ध होता है क्योंकि अंग्रेजों की एंट्री हो चुकी थी। आंग्ल मराठा युद्ध 3 बार इसमें होते हैं। फर्स्ट युद्ध में होता है यह 1775 से लेकर के 1782 के बीच। इसमें 1782 में सालबाई की संधि होती है, याद रखेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान सालबाई की संधि होती है। फिर होता है सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध, यह 1803 से 1806 के बीच होता है। 1803 के पहले 1802 में बेसिन की संधि होती है। इस बेसिन की संधि के दौरान यह किसके बीच होती है तो बाजीराव सेकंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बेसिन की संधि हुई 1802 में। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कहा गया कि पूना में वो अपनी सेना तैनात करेंगे, जो कि इनका अपमान था क्योंकि बाजीराव यानी मराठाओं की सेना बेहद ही मजबूत थी और इस तरह से बोलना यह इनका अपमान हुआ, इसलिए इसे अपमानजनक संधि कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग संधि की और यही इनके हारने का प्रमुख कारण था, एकता की कमी। सिंधिया अलग संधि करते हैं, होलकर अलग संधि करते हैं और अन्य लोग अलग अलग संधि करते हैं। एक साथ कोई भी राजा नहीं थे। सिंधिया के साथ सूजी अर्जन की संधि होती है अंग्रेजों द्वारा। होलकर के साथ राजापुर घाट की संधि होती है। देवगांव की भोसले की संधि होती है। आप सिंधिया स और सूजी अर्जन स एक साथ याद रख सकते हैं जोड़ करके, यानी सिंधिया और सूजी अर्जन की संधि होती है। गांव और भैंस, क्योंकि गांव में भैंस मिलती है, इससे आप रिलेट करके देवगांव भोसले को याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा वार हुआ आंग्ल मराठा, जो कि 1817 से लेकर के 1818 के बीच होता है। यह संधि अलग अलग होती है। ग्वालियर की संधि सिंधिया के साथ होती है। मंदसौर की संधि होलकर के साथ होती है। पूना की संधि होती है पेशवा के साथ। पूना पेशवा की संधि के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाजीराव सेकंड को विठूर, जो कि कानपुर का एक स्थान है, विठूर में बैठा दिया। बाजीराव सेकंड के पुत्र थे नाना साहेब, इन्हें धोंतू पंत भी कहा जाता था। नाना साहेब ने 1857 में क्रांति में भाग लिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।